नेक्स्ट कॉलम जो है आपका ईमेल आईडी ऑफ कैंडिडेट एंड चीफ गाइड। आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है और चीफ गाइड का ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। उसके बाद गाइड और चीफ गाइड के नाम, राइट, उनका पूरा डिजिग्नेशन, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ, राइट, और यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, यही तरह से। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो इधर लिखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या जो आपने प्रोटोकॉल में जो ऑब्जेक्टिव लिखा है और यहाँ पे जो लिखोगे, क्या ये थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकते हो क्या? कुछ वर्डिंग्स आगे पीछे इधर उधर, डोंट डू इट आउट, बी केयरफुल। जो प्रोटोकॉल में है एग्जैक्टली वही रखना है, ठीक है? उसको इधर से उधर नहीं करना है। क्यों? जब आपका एग्ज़ाम, जब आपके थीसिस सबमिट कर देते हो तो ये एग्जामिनर के पास इवेलुएट होने के लिए जाता है और 2 एग्जामिनर आपके थीसिस को इवेलुएट करते हैं। वो कमेंट के साथ आता है हमारे पास, और उस समय पे वाइवा जब होता है या जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है, उस समय पे वो कमेंट हमें पढ़ना होता है और क्वेश्चन पूछना होता है इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, ठीक है? और जब भी एकेडमिक सेक्शन आपका वो भेजती है तो आपके प्रोटोकॉल के साथ साथ जो फाइनल थीसिस जो भेजा है आपने, उसके साथ साथ आपने प्रोटोकॉल क्या सबमिट किया था और ये बाकी सारी एंट्री कैसी थी, वो भी इंफॉर्मेशन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि एकेडमिक सेक्शन जब रिव्यू करेगा वहीं पे आपका रिजेक्ट कर देगा, दोबारा करना पड़ सकता है सारा प्रोसीजर, मैच नहीं किया तो। लेकिन यदि किसी के ध्यान नहीं रहा तो वैसे भी निकल जाएगा, अदरवाइज तो डोंट टेक रिस्क, उसकी ज़रूरत नहीं। बी केयरफुल, जस्ट पुट द सेम थिंग, avoid just certain problems, ठीक है? दूसरा, इसके बाद क्वेश्चन है कि why this study is required, please provide justification। ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप जब अपना प्रोटोकॉल लिखते हो उसमें इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन आप लिखते हो, फिर उसके बाद आपका रिव्यू लिटरेचर लिखते हो, लेकुना लिखते हो, और तब जाके ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करते हो। ऐसा करते करते किसी ने अच्छा लिखा हुआ है तो मे बी लाइक 10 to 12 पेज, 10 पेज, किसी का उससे भी बड़ा हो जाता है, किसी का 2 पेज 3 पेज में भी निकल जाता है, वो एक दूसरा इशू है, राइट? बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ जो बात लिखनी है वो ब्रीफ में ही लिखनी है आपको। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, आपको 2 काम करने हैं। पहला बोला है कि इथिकल का नंबर लेना है, उसके बाद ही जाके प्रोटोकॉल सबमिशन होगा। तो ये दोनों काम होएगा तभी आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप इथिकल का फॉर्म पहले भरो या प्रोटोकॉल पहले लिखो, ये आपका चॉइस है। बट मैं ऐसा समझता हूँ यदि इथिकल का फॉर्म आपने पहले भर लिया ना तो प्रोटोकॉल लिखना बहुत आसान हो जाता है। रिवर्स चलो एक बार, यदि आपने इसको सोच करके हर चीज़ प्लान कर लिया तो यही चीज़ें एक्चुअली प्रोटोकॉल में लिखनी होती है। इसी को थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। आप देखोगे जब भी अपना प्रोटोकॉल, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पे हैं उसी के आंसर होते हैं। इन अदर वे राउंड यदि आपने बहुत अच्छा से प्रोटोकॉल लिखा है तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर रिजेक्शंस भी नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। यदि आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ तो हुई है, कुछ तो समझने में मतलब ध्यान से निकल गया हो, वट एवर इट इज, ठीक है? यहाँ पे व्हाई दिस स्टडी इज रिक्वायर्ड जो लिखा है कि प्लीज प्रोवाइड ब्रीफ जस्टिफिकेशन, इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में लिखना है।
यही मेन चीज़ है, यहीं से वो अपना मेकअप करता है, माइंड मेकअप करता है, उसको क्लियरिटी डेवलप होती है जो भी पढ़ता है, और बाकी पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड जाके ढूंढता है। ठीक है, यदि मान लो कि आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, किसी को क्लियर ही नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली में लॉजिकल कोहेरेंस नहीं है, बाकी क्लियरिटी यदि उसकी डेवलप नहीं हो रही है, तो वैसे भी थोड़ा सा मैलो डाउन हो जाता है। ठीक है, सो बी केयरफुल while writing this particular point. This is very very important. यहाँ कोशिश ये करो कि सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस क्लैरिटी के साथ लिखे हुए हों, और सोच के लिखो एक एक पॉइंट, ये कारण है जिस which motivates me to do the study. बेसिकली आपको अपने मोटिवेशन ही यहाँ पे लिखनी है, why you are motivated to do this particular study. ठीक है, जो लोग सेकेंड ईयर लोग, जो लोग प्रोटोकॉल सबमिट कर रहे हैं, कर चुके हैं, हाउ दिस विल बी बेनिफिशियल टू देम ये क्लास, उनके लिए तो ऐसा तो नहीं कि गार्बेज हो गया जाएगा, नो, इट इज़ नॉट एट ऑल ए गार्बेज, इवन इफ यू हैव डन इट आउट. व्हाई दिस इज नॉट ए गार्बेज? बिकॉज दिस इज लिंक्ड विथ योर फाइनल थेसिस सबमिशन. दिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट कि हाउ यू शुड राइट द थेसिस. जो आपने यहाँ पे जो चुक गए, जहाँ पे आपसे मतलब जो कुछ भी आपने नहीं सीखा, यू हैव गॉट द सेकेंड चांस गिवन टू रीविजिट द सेम थिंग एंड डू इट इन ए बेटर वे. ओके, सो यहाँ वहाँ पे इथिकल क्लियरेंस नहीं लेना है, लेकिन ये पॉइंट लिखना है. और जितना अच्छा से आप थेसिस लिखे हो, जहाँ जस्टिफिकेशन दोगे ना, यहीं से एग्जामिनर जो इवेल्युएटर जो होता है वो अपना मूड बना लेता है कि इसको एक्सलेंट देना है, कि गुड देना है, कि एवरेज देना है, कि जस्ट ओके लिखना है. समझे? सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी नॉट ओनली, यदि मान लो कि आप ये भी नहीं कंसिडर करते कि वो कौन सा ग्रेडिंग देता है, इट डजंट मैटर फॉर मी. लेट्स से a student has got this mindset. With that mindset, even if you go कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो डिग्री चाहिए, बस कैसे भी हो, कोई भी मिले चल जाएगा, लिख के खत्म करो. एंड वन स्टूडेंट विच गोज इन ए डिफरेंट माइंडसेट, नहीं मुझे अच्छे से लिखना है, हमें अपना 100% देना है, चाहे ग्रेडिंग मुझे कुछ भी मिले, अपने 100% देना है. इट विल, ये 2 साल का पीरियड, और ये क्वेश्चन के साथ यदि आप कंटिन्यू करते हो और आगे बढ़ते हो, दैट विल मेक डिफरेंस आफ्टर जस्ट 5 years. जस्ट 5 years यहाँ से पास आउट होने के बाद वो डिफरेंस, इस थिंकिंग का डिफरेंस जो है आपकी लाइफ में दिखेगा, पूरी लाइफ में दिखेगा, नॉट ओनली इन द प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखेगा, पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा, इसी का असर. बिकॉज once you start developing, putting your motivations in a very concise and beautiful way, convincing way, आपका persuasive power develop होता है कि आप दूसरे को convince करने की capacity develop करते हो, and that quality or that skills you will be carrying out from here. वो यदि क्वालिटी आप हर जगह अप्लाई करते हो, तो आपका सैलरी हाइक, आपका प्रोफेशनलिज्म, आप सोसाइटी को लीड करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप उसी तरह से सोचते हो कि यदि मुझे कोई काम करना है अपनी फैमिली में भी, तो आई हैव टू पुट जस्टिफिकेशन फॉर देम. दे शुड अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, देन दे विल हैव द अप्रूवल फॉर दैट. बट अगेन द एटीट्यूड इज द डिफरेंट माइंडसेट. सेम माइंडसेट विल बी अप्लाइड एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ कन्फ्रंटेशंस at each and every steps. We cannot avoid the confrontations in life, but at least we can minimize it with carefully crafting our words while we are in the communication. And this is a sort of communications. Sort of communications नहीं, ये communication है ही, right? It is the written communication to somebody else. ठीक है. सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथोडोलॉजी. यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी जो डिस्क्राइब करना है, अगेन ये भी पॉइंट जो होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप
जो अपने प्रोटोकॉल में लिखे हो सीधे कॉपी करके पेस्ट करोगे। नो, इसको बस समराइज, उसको ये समझ इन लोगों को फील हो जाना चाहिए कि यस ये लॉजिकल कोहेरेंस जो है ना ऐसे लिखा है, ऐसे किया है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएगा, या ब्लफ नहीं करेगा। वो बैलेंस आर्ट सीखना है। सीखने की चीज यही है यहाँ पे कि वो एग्जैक्ट रिप्लिकेशंस नहीं करके आप उसको कैसे अच्छे से लिखते हो, और मे बी लाइक 5-10 लाइन्स, मे बी लाइक स्टेप वाइज, पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएगा। यहाँ पे मेथडोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग स्टडी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिव करते हैं। जब रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, और कुछ लोगों की स्टडी रेट्रो प्लस प्रोस्पेक्टिव दोनों होती है, उस समय पे कैसे लिखना है। सिर्फ रेट्रो है तो क्या लिखना है, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव है तो क्या होना चाहिए, और यदि रेट्रो प्लस प्रोस्पेक्टिव दोनों है तो उसकी मेथडोलॉजी कैसे होना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल हियर, अदरवाइज यहाँ पर भी क्वेरी आते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद एक परमिशन, यदि मान लो कि कोई ड्रग, ऐसा ड्रग आप यूज कर रहे हो जो फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे DGCI का जो भी डायरेक्टर जनरल, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो है वो क्लियरेंस चाहिए आपको। यदि वो फर्स्ट टाइम नहीं यूज हो रहा है, जैसे मान लो कि F18 FTG रुटीन यूज हो रहा है और ये आप एडमिनिस्टर भी कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके।